हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी इंडिया में। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कि हमारा क्या है, क्लास 12th में एक नया चैप्टर है। तो आइए बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है और इसके बेसिक को हम लोग आज समझेंगे। यानी हमारा ये क्या है, इंट्रोडक्शन लेक्चर होने वाला है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। तो देखिए, बात करते हैं जब भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जानने से पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ छोटे छोटे टर्म्स को समझेंगे कि साल्ट और डबल साल्ट्स क्या होते हैं। फिर वहीं से हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि वही हमारा क्या है, बेसिक है, जिसको जानने के बाद ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमें क्लियर होगा। तो यहाँ पे देखिए, जब बात करते हैं हम लोग डबल साल्ट और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या होता है, तो पहले बात करेंगे हम लोग डबल साल्ट के बारे में। तो देखिए, हमको पता होगा कि जो साल्ट्स होता है, ठीक, जो हमारे पास क्या होते हैं, सिंपल साल्ट होते हैं, या जिसे हम लोग साल्ट बोलते हैं। तो हमें पता है कि जो साल्ट होते हैं वो क्या होते हैं, एसिड और बेस जब कंबाइंड होंगे तो साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। जैसा कि अगर मैं साल्ट की बात करूं, केवल एक सिंपल साल्ट की, जैसे अगर मैं ले लूं यहाँ पे क्या, कोई एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लें, और मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, कोई बेस ले लेता हूँ। तो यहाँ से हमें पता है कि NaOH और HCl जब कंबाइंड होंगे तो ये क्या है, कोई एसिड और ये कोई हमारा बेस हो गया। ठीक है, इनके कॉम्बिनेशन से हमें बनता है NaCl और H2O का मॉलिक्यूल निकल जाता है। तो ये क्या है, हमारा एक सिंपल, ठीक, साल्ट है, जिसे हम लोग कॉमन साल्ट भी बोलते हैं, NaCl। तो ये तुम्हें पता है कि एसिड बेस कंबाइंड होके साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये तो हमारा क्या हो गया, साल्ट हो गया। बात करते हैं हम लोग डबल साल्ट की। तो डबल साल्ट हमारा, देखिए यहाँ पे डबल का मतलब क्या होता है, दो। यानी जब भी दो सिंपल साल्ट आपस में कंबाइंड होंगे तब एक डबल साल्ट का फॉर्मेशन होगा। जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, डबल साल्ट आर कंप्लीटली आयनाइजेबल। तो ये सब बात हम लोग बाद में करेंगे, पहले सिंपल सा अगर समझे डबल साल्ट के बारे में। तो जब भी दो सिंपल साल्ट्स कंबाइंड होंगे, जैसे मैंने एक सिंपल साल्ट ले लिया, ठीक, एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक, और एक मैंने सिंपल साल्ट ले लिया पोटेशियम सल्फेट K2SO4। ये एक सिंपल साल्ट है एल्युमिनियम सल्फेट, और एक क्या है, पोटेशियम सल्फेट। तो ये दोनों क्या है, कोई ना कोई सिंपल साल्ट है। तो इन दोनों सिंपल साल्ट्स को क्या करेंगे हम लोग, इसका एक्वस सॉल्यूशन लेंगे और इसका भी एक्वस सॉल्यूशन लेंगे। इन दोनों एक्वस सॉल्यूशन को हम लोग क्या करेंगे, मिक्स करके डबल, ठीक है, मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद जो हमारा जो सॉल्यूशन बन के आएगा उसका करते हैं हम लोग क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन करने से क्या होता है, वाटर का मॉलिक्यूल वेपराइज होकर निकल जाएगा और हमें डबल साल्ट वहां पे मिल जाएगा। यानी दो सिंपल साल्ट आपस में क्या होते हैं, कंबाइंड होके एक डबल साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये दोनों के मिलने से क्या बनेगा, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। तो इसका एक को सोल्यूशन जब लेंगे दोनों का, ठीक, और इसका क्या करेंगे हम लोग, डबल साल्ट बनाएंगे। तो हमें क्या होता है, ये वाला डबल साल्ट बन के आता है, जो क्या होता है, हमारा कहलाता है पोटास एलम। ठीक, इसको बोलते हैं हम लोग पोटास एलम। ठीक है, कॉमन भाषा में इसे बोलते हैं हम लोग फिटकरी। जो हम लोग फिटकरी देखते हैं वो क्या है, एक डबल साल्ट है। वो क्या हमारा K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस और 24H2O। तो ये हमारा क्या है, दो सिंपल साल्ट के एक्वस सॉल्यूशन से मिलकर बना है। यानी इसका भी एक्वस सॉल्यूशन लेना है और इसका भी एक्वस सॉल्यूशन लेंगे हम लोग किसी रेशियो में, हमारा रेशियो गिवन होगा। तो ये क्या होगा, पोटास एलम बन के आएगा, जिसका फॉर्मूला ये है। यानी ये क्या है, एक ये डबल साल्ट है। तो मेरे पास क्या बन गया, हमारे पास ये बन गया एक कोई डबल साल्ट। डबल साल्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये क्या है, दो सिंपल साल्ट के क्रिस्टलाइजेशन से बना हुआ है। तो ये चीज हमें ध्यान देना है। ठीक, तो अब तो ये चीज है, लेकिन अब इसे चेक करना होगा कि इसके आयन कौन कौन से हैं। तो हम लोग देखिए करते क्या है, डबल साल्ट में होगा क्या, अगर ये हमारा जो डबल साल्ट बना हुआ है, यानी ये सॉलिड के फॉर्म में आ गया, इसका एक्वस सॉल्यूशन, इसका एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, दोनों को मिला के क्रिस्टलाइजेशन कराएं, डबल साल्ट बन गया। इस डबल साल्ट को हम लोग फर्दर क्या करेंगे, वाटर में डिसॉल्व करेंगे। तो ये जो जो आयन इसके अंदर प्रेजेंट हैं, इसके कंस्टिट्यूएंट आयन जो जो हैं, उसी आयन में क्या होगा, ये दोबारा ब्रेक हो जाएगा। कहने का मतलब इसके अंदर देखिए पोटेशियम है, सल्फेट है, एल्युमिनियम है और फिर सल्फेट है। वो क्या होगा, जो जो इसके कंस्टिट्यूएंट आयन है, उसी आयन में क्या होगा, वो सिंपली
ब्रेक हो जाता है। जैसे अगर मैं यहाँ बनाऊं इस चीज को, जैसे हमारे पास क्या है, डबल साल्ट K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। अब इसे हम लोग क्या किए, फर्दर पानी में, ठीक है, डिसॉल्व कर दिए। इस डबल साल्ट को मैंने क्या किया, दोबारा पानी में डिसॉल्व कर दिया। तो ये क्या होगा, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में फर्दर ब्रेक होगा। यानी इसके पास क्या है, K2 है, यानी ये देगा 2K+ आयन, और इसके अंदर क्या है, SO4। देखिए यहाँ एक SO4, यहाँ भी एक 3 SO4, तो क्या होंगे टोटल 4 SO4, ठीक है। वो कितना होता है, 2 - चार्ज होता है, ये वाला आयन दे दिया। और एल्युमिनियम के भी 2 आयन होंगे, 2Al3+, और वाटर क्या होगा, वाटर में जाकर डिसॉल्व हो जाएगा। तो ये जिस जिस आयन से बना हुआ था उसी आयन में क्या हो गया, ब्रेक हो गया। यानी ये क्या होता है, आयनाइजेबल होता है। तो उसे हम लोग बोलेंगे कि ये डबल साल्ट है, यानी 2 सिंपल साल्ट से मिलकर बना होगा। उसको वाटर में डालेंगे तो कंस्टिट्यूएंट आयनों में अपने ब्रेक हो जाएगा। जिन जिन आयनों से मिलकर बना हुआ है उसी आयन में क्या होगा, ये ब्रेक हो जाता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, डबल साल्ट। अब हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लेक्स साल्ट की। देखिए हमारे पास, ठीक, देखिए दिया हुआ है इसके डिफिनीशन में भी, यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि जो डबल साल्ट है वो कंप्लीटली आयनाइजेबल होता है इक्वल सॉल्यूशन में, एंड ईच आयंस इन द सॉल्यूशन गिव द करेस्पॉन्डिंग कन्फर्मेटरी टेस्ट। यानी जो जो आयन उसके अंदर है वही वही क्या होगा, आयन कंफर्म होंगे हमें इक्वस मीडियम के अंदर भी, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया। एग्जाम्पल में आप लोग का वही एग्जाम्पल यहाँ पे भी लिखा हुआ है, पोटेशियम सल्फेट एल्युमिनियम सल्फेट का आयनाइजेशन कराते हैं तो क्या देता है, K+SO4Al3+। तो ये तुम्हारा देखिए डबल साल्ट है। बात करते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का, या इसे बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स साल्ट। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बोलिए, या इसे क्या बोलते हैं हम लोग, कॉम्प्लेक्स साल्ट। अब देखिए यहीं से हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट होने वाला है, ठीक। डबल साल्ट समझ लिए। अब कॉम्प्लेक्स साल्ट या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को जैसे ही समझेंगे हमें धीरे धीरे क्या होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की तरफ हम लोग पहुंचने लगेंगे, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को समझना स्टार्ट करने लगेंगे। तो यहाँ पे देखिए दिया है कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स साल्ट आर इनकम्प्लीटली आयनाइजेबल। ये पूरी तरह से आयनाइज नहीं होते हैं, कहाँ पे, इक्वल सॉल्यूशन में। दे गिव द कॉम्प्लेक्स आयन, ये क्या देता है, कॉम्प्लेक्स आयन देता है, विच डज नॉट शो द कंप्लीट आयनाइजेशंस। अब आइए बात करते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स आयन आखिर में है क्या, या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है क्या। देखिए ये भी क्या होगा, डबल साल्ट के जैसे ही सिंपल साल्ट से मिलकर फॉर्म होगा, लेकिन एक्वस मीडियम में जाने के बाद इसका नेचर चेंज होता है। तो अगर मैं बात करूं एक कॉम्प्लेक्स साल्ट का एग्जांपल लेके, तो देखिए यहाँ पे अगर मैं लिख दूं पोटेशियम साइनाइड, ये एक सिंपल साल्ट हो गया, ठीक। और एक मैं ले लूँ आयरन साइनाइड FeCN2, ठीक। और इसका ले लेता हूं मैं 4, ठीक, मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे क्या है, पोटेशियम साइनाइड और आयरन साइनाइड, ये भी एक सिंपल साल्ट और ये भी क्या है, एक सिंपल साल्ट है। दोनों के दोनों क्या है, एक एक सिंपल साल्ट है। अब इसका एक्वस सॉल्यूशन, यानी इन दोनों का एक्वस सॉल्यूशन लिया गया दोनों का, और इसका क्रिस्टलाइजेशन करके डबल साल्ट बना दिया गया। यानी 2 सिंपल साल्ट से अगर हम लोग डबल साल्ट बनाएंगे तो ये क्या होता है, देखिए इस तरह का ये फॉर्मूला बनेगा K4Fe। अब ये 2 Cl और यहाँ पे क्या है 4 Cn, ये सभी के सभी साइनाइड है, एक साथ क्या होंगे 6 साइनाइड के रूप में कंबाइंड हो जाते हैं। तो ये हमारा क्या बन गया, एक ये बन गया डबल साल्ट। लेकिन अब इसे क्या किया गया, इसका फिर से हम लोग क्या कराएंगे, इसको वाटर में एक्वस मीडियम में जब डालते हैं तो देखेंगे कि ये क्या दे रहा है, ये देगा 4K+ और क्या देगा FeCN6 4- आयन। अब ये देखिए क्या हो गया, यानी जो हमारे पास क्या था डबल साल्ट था उसको हम लोग वाटर में डिसॉल्व कर रहे थे, तो क्या था जो जो आयन उसके अंदर थे उसी आयंस में ब्रेक हो रहा था। अब ये भी एक डबल साल्ट है, क्योंकि ये दोनों भी क्या है, सिंपल साल्ट से मिलके बने हैं। ये दोनों भी क्या है, सिंपल साल्ट्स हैं, जिससे क्या हुआ बना हुआ है, और डबल साल्ट बन गया। लेकिन
वाटर में जाने के बाद इसका जो डिसोसिएशन हो रहा है, इसके आयन जिस तरह से ब्रेक हो रहे हैं उनका क्या है, नेचर चेंज हो जा रहा है आयनों का। देखिए जो 4K+ तो मान लीजिए आयन पोटेशियम तो ब्रेक हो गया, लेकिन जो निगेटिव वाला आयन है वो क्या है, एक कॉम्प्लेक्स बना लिया। कॉम्प्लेक्स का मतलब उस निगेटिव आयंस के अंदर क्या है, मेटल भी है और एक और हमारा आयन है जो कि क्या एक साथ है, यानी कुछ आयन एक कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में इसमें ब्रेक होते हैं, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं हम लोग, कॉम्प्लेक्स आयन। और ये तुम्हारा सिंपल आयन है जिसे बोलेंगे हम लोग केटायन। पॉजिटिव है तो क्या बोलेंगे, केटायन। ठीक, तो ये दो तरह से ये ब्रेक हो रहा है। डबल साल्ट जो था हमारा एक्चुअल वाला, जो डबल साल्ट था वो क्या था, वो जो आयन थे उसी में ब्रेक हो रहा था, उसमें कॉम्प्लेक्स आयन नहीं था। यहाँ पे क्या दिख रहा है कि कॉम्प्लेक्स आयन ब्रेक हो गया। तो यहाँ पे अगर डिफाइन करना हो कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है वो भी क्या है, एक तरह का डबल साल्ट है। तो मैंने देखिए यहाँ डबल साल्ट लिखा है, ये भी क्या है, एक डबल साल्ट है, लेकिन ठीक है, लेकिन क्या है, एक्वस मीडियम में जाने के बाद वो क्या हो रहा है, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में ब्रेक नहीं हो रहा है। इसे ब्रेक होना चाहिए था, K4 अलग होना चाहिए था, Fe भी एक आयन है, Fe को अलग टूटना चाहिए था, Cn को अलग टूटना चाहिए था, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में ब्रेक नहीं हो रहा है, ये क्या कर रहा है, एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर ले रहा है। तो इसीलिए इसे बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स आयन या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये हमें ध्यान देना है। ठीक है, डबल साल्ट और इसमें अंतर क्या है, तो ये डबल साल्ट ठीक क्या कहलाएगा, अब ये डबल साल्ट क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स साल्ट। ठीक है, या इसी को बोलेंगे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ठीक, तो अब देखिए है क्या, यानी ये क्या किया, अपना जो आइडेंटिटी है, इसकी आइडेंटिटी थी कि इसके पास जो भी आयंस है उसी में ब्रेक होना चाहिए, लेकिन अब अपने आइडेंटिटी को क्या किया, ये लूज कर दिया, यानी जिस आयन से बना है उसमें वो ब्रेक नहीं हो रहा है। तो ऐसा देखिए आया क्यों है, अगर इसके पीछे का रीजन जानने की कोशिश करें तो देखिए यहाँ पे जो मेटल है, मेटल तो एक पोटेशियम है एक आयरन है, लेकिन जो आयरन है वो क्या है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है। अब जो मेटल हमारा डी ब्लॉक का है Fe, तो डी ब्लॉक एलिमेंट के पास क्या होता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, यानी इसके पास कई सारे चार्ज होते हैं, इसके अंदर टेंडेंसी होती है ये कई सारे लोग को अपने साथ क्या करे, कंबाइन कर सके। हम लोग पढ़ चुके थे ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो डी ब्लॉक होने की वजह से ये क्या है, कॉम्प्लेक्स बनाया, यानी ये कॉम्प्लिकेटेड टाइप का मॉलिक्यूल ये बना लिया। अगर यहाँ उसमें क्या था, जो मैंने डबल साल्ट लिया था दूसरा वाला, उसमें क्या था, एल्युमिनियम था मेटल के फॉर्म में, तो एल्युमिनियम तो प्री ब्लॉक का एलिमेंट है, तो उसके पास टेंडेंसी है नहीं कि कॉम्प्लेक्स बना पाएगा। ठीक, तो ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं जब भी सिंपल साल्ट के अंदर कोई भी डी ब्लॉक का एलिमेंट इन्वॉल्व हो जाता है तो वो कॉम्प्लेक्स साल्ट बनाएगा। ठीक है, क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट के पास क्या है, टेंडेंसी है कॉम्प्लेक्स बनाने की, यानी इसके पास होता है वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट, वैकेंट डी ऑर्बिटल, ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे अभी आगे आने वाले थ्योरी में भी। तो ये हमारा क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स साल्ट, और इसी को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। अब इस चीज को पूरे को हम लोग एक साथ लिखेंगे तो क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक, अब देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कितने टाइप के हो सकते हैं, तो इसके टाइप्स की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए दिया गया है कटायनिक कॉम्प्लेक्स, यानी जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ था, यानी जो आयंस था, ठीक है, ब्रैकेट में जो मैंने लिखा था उस पर निगेटिव चार्ज था, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स आयन होता है वो कटायनिक हो सकता है, एनायनिक हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए एक हमारे पास एग्जाम्पल है ये, अब इसमें जो ब्रैकेट लगा हुआ है इसे क्या बोल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स आयन, और जो ब्रैकेट के बाहर है वो क्या है, वो कटायन या एनायन हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो हमेशा निगेटिव चार्ज ही हो। जैसे मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल क्या लिया था, K4 FeCN6, तो जब ये डिसोसिएट हुआ था एक्वस मीडियम में तो पोटेशियम पे क्या आया था, पोटेशियम पे आया था पॉजिटिव चार्ज, और ये जो कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट है, यानी ये वाला जो पार्ट है जो ब्रेक नहीं हो रहा है उस पर क्या था, निगेटिव चार्ज आया था। तो ऐसा नहीं है कि जो कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट है वो हमेशा निगेटिव हो, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। तो अलग अलग टाइप से ये फॉर्म होते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कटायनिक कॉम्प्लेक्स, तो कटायनिक कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे देखिए अगर ब्रैकेट क्या है, पहले है बाद में Cl है, तो इस पर क्या आएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज तो आएगा ही क्योंकि ये पहले है। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ बनाऊँ तो अगर इसको मैं यहाँ पर ब्रेक कर दूँ तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CONH3 6, और एक Cl पे कितना चार्ज होता है, -1 क्लोराइड आयन, और 3 है तो कितना होगा, 3 क्लोराइड आयन ऐसे टूट जाएंगे, 3 Cl-, तो 3- तो यहाँ क्या आएगा 3+,
तो ये जो कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया, ये बन गया कटायनिक कॉम्प्लेक्स। फिर बात करेंगे एनायनिक कॉम्प्लेक्स भी बन सकता है। एनायनिक कैसे बनेगा, जैसा कि ये देखिए एग्जांपल पहले वाला ही है, ये टूटेगा तो क्या देगा 4K प्लस, और ये ब्रेक होगा हमारा FeCN6। देखिए इन दोनों का चार्ज हमेशा क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे एनायन बाहर है, ठीक, तो एनायन को देख के -3 इसको +3 लिख दिए। यहाँ पे कटायन बाहर है तो इसका +4 है, तो ये क्या होगा -4 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स आयन हो कैसा हो गया, निगेटिव चार्ज। यहाँ कॉम्प्लेक्स कैसा है, पॉजिटिव चार्ज। तो यही सभी चीजें हमें क्या करनी है, ध्यान देनी है। कॉम्प्लेक्स आयन में भी न्यूट्रल, तो कॉम्प्लेक्स आयन क्या हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, यानी बिना चार्ज के भी हो सकता है। जैसा कि यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया हुआ है आप लोगों का NiCO4। तो NiCO4 में ना तो इधर कोई कटायन है ना तो इधर कोई एनायन है, ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स आयन है, उस पर कोई चार्ज भी नहीं है। तो ये साफ सुथरा यहाँ पे क्या हो रहा है, दिख रहा है कि इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो यानी क्या है, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। चार्ज तभी आएगा जब उसमें से कटायन या एनायन बाहर होगा। कटायन बाहर निकलेगा तो निगेटिव चार्ज, एनायन बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज होगा। तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक, वो हमारे कटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल तीनों टाइप के हो सकते हैं। अब देखिए हमारा जो चैप्टर का नाम है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो अब उसके डिफिनेशन को भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर केमिकल कंपाउंड consist of array of anion neutral molecules that are bonded to the central atom, coordinated covalent, ठीक है, coordinate covalent bond. Coordination compounds are also referred as coordination complex, ठीक है। These molecules or ions are bonded to the central atom, refer to the ligands known as the complex agent. तो यहाँ पे हमें बात क्या करना है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है, क्या है। तो हम लोग देखिए भी देख रहे थे कॉम्प्लेक्स साल्ट। तो कॉम्प्लेक्स साल्ट है तो साल्ट क्यों उसे बोल रहे हैं, क्योंकि सिंपल साल्ट से मिलकर बना हुआ है, ठीक। और वो क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स एक उसका आयन क्या है, कॉम्प्लिकेटेड टाइप का है, तो इसलिए बोल दिए कॉम्प्लेक्स साल्ट। यहाँ पे जैसे मैंने ले लिया K4 FeCN6, ये क्या है, एक आयन तो सिंपल है, एक कॉम्प्लेक्स है, तो इसका नाम क्या बोल दिए, कॉम्प्लेक्स साल्ट। साल्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये सिंपल साल्ट से मिलकर बना हुआ है, एक तरह का डबल साल्ट है, लेकिन ये क्या हो रहा है, अपने फंडामेंटल आयंस में ब्रेक नहीं हो रहा है, एक कॉम्प्लेक्स आयन दे रहा है, एक सिंपल आयन दे रहा है, ठीक। इसलिए इसका नाम क्या है, कॉम्प्लेक्स साल्ट है। देखिए नाम जितने भी हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स साल्ट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तीनों नाम एक ही है, ठीक है। वो अलग अलग नेचर के अकॉर्डिंग हमारा चेंज हो रहा है। तो ये ठीक है, कॉम्प्लेक्स साल्ट भी उसे बोल सकते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्यों बोल रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स से बोल रहे हैं क्योंकि ये क्या करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। यानी जो सेंट्रल मेटल है, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जो कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट है, उसके अंदर कई सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। यानी ये हमारा जो आयरन है, ये Cn के साथ क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं। यानी जो कॉम्प्लेक्स है उसमें जो मेटल है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, इसीलिए बोल रहे हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों बोलेंगे, जो कि हमारा चैप्टर का नाम दिया हुआ है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये पूरा का पूरा एक कंपाउंड है, ठीक। यानी उसमें क्या है, आयंस हैं, पॉजिटिव निगेटिव दो तरह के। एक हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स टाइप का है, उस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो सेंट्रल मेटल है वो हमारा क्या है, ये कहलाएगा, और बाकी जो ज्यादा होगा वो क्या होगा, उसे बोलते हैं हम लोग लिगेंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहां पे क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को समझते हैं, जैसे हमारे पास जो Fe है वो क्या है, डी ब्लॉक का कोई मेटल होगा। अब ये डी ब्लॉक का मेटल है तो इसके पास क्या होगा, वैकेंट ऑर्बिटल होंगे। वैकेंट ऑर्बिटल होंगे यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी होती है हमेशा। मेटल है, पॉजिटिव चार्ज होगा या तो न्यूट्रल होगा। और ये जो Cn है इसे बोलते हैं लिगेंड। तो ये क्या करता है, इसके पास होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, इस मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो एक एटम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, एक एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जब कोई एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो वहाँ पे जो बॉन्ड बनता है उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये जो साइनाइड है वो क्या कर रहा है, Fe के साथ कई सारा कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन इस तरीके से कर रहा है। यानी ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे दे रहा है। तो ये जो बॉन्ड है
इसमें Cn क्या है, ये डोनर है, Fe क्या है, लोन पेयर एक्सेप्टर है। तो इसीलिए इसे क्या बोल रहे हैं, इस बॉन्ड को बोला जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस कंपाउंड के अंदर बन रहा है, इसीलिए इसे कंपाउंड क्या बोल रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसे बोलते हैं। तो अब हमें देखिए करना क्या है कि इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जितने भी हमें टर्म देखने को मिले, ठीक, यानी ये हमारा सेंट्रल एटम, ये क्या है, Fe है सेंट्रल एटम, इसे मैंने बोल दिया ये सब क्या है, लिगैंड है। और ये बॉक्स को क्या बोलते हैं, ये बाहर लगा हुआ उसे क्या बोलते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग अलग अलग अभी स्टडी करेंगे। यही हमारा क्या है इसका, ठीक है, पूरा डिटेलिंग है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे, इसमें बहुत सारी थ्योरीज है, आइसोमेरिज्म है, तो वो सब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पहले ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारा बन गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलिए, कॉम्प्लेक्स साल्ट बोलिए, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बोलिए, सब क्या है, एक ही चीज़ है, बस वो अलग अलग नेचर के अकॉर्डिंग उसका नाम चेंज किया गया है। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में हम लोग अलग अलग यानी करेंगे इसका पूरा हम लोग पोस्टमार्टम, और इसमें जितने भी चीज़ें दी गई हैं सबको हम लोग अलग अलग डिटेल में समझेंगे। तो आइए देख लेते हैं इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। तो इम्पॉर्टेंट टर्म इन्वॉल्विंग इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी इसमें कौन कौन से टर्म इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ देखिए कोई एग्जाम्पल लिया गया है यहाँ पे COCl2NH3Cl, ठीक है। तो इसमें देख रहे हैं हमारे पास क्या है, जितने भी चीज़ें हैं सब यहाँ पे दी गई हैं। तो मैं एक सिंपल एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे, और इसके देखते हैं हम लोग कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। तो एक हम लोग सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, जैसा कि मैंने लिया था वही एग्जांपल ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। K4FeCN6। अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए ये क्या है। अब देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारा मैंने बोला था, ठीक है, कॉम्प्लेक्स आयन मे बी पॉजिटिव मे बी निगेटिव। तो यहाँ पे क्या है, ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा, ठीक। इसकी बात हम लोग नहीं करेंगे, ये क्या है, बॉक्स के बाहर है, इसे बोलते हैं हम लोग काउंटर आयन। तो काउंटर आयन मतलब क्या होता है, जो बॉक्स के बाहर होता है। तो ये तो कहा जाएगा काउंटर आयन। काउंटर आयन कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है तो उसे बोलेंगे केटायन। ये कैसा कहलाएगा, केटायन, ठीक। अब इसके बाद देखिए जो बॉक्स लगा हुआ है, इस बॉक्स को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक। इसके डिफिनीशन को समझेंगे ये कैसा बनता है, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर पहले से बोल दिए, ठीक। अब ये जो साइनाइड है इसे बोलते हैं लिगैंड, ठीक। ये लिगैंड हो गया इसका नाम। अब ये जो Fe लगा हुआ है ये क्या कहलाएगा, सेंट्रल मेटल एटम या आयन, यानी जो सेंटर में, ठीक है, Fe मैंने बॉन्ड बना के दिखाया था, सेंटर में है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है या ये न्यूट्रल भी हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, इस पे कोई चार्ज नहीं होगा तो बोलेंगे सेंट्रल मेटल, अगर चार्ज होगा तो बोलेंगे सेंट्रल आयंस, ठीक। और देखिए नंबर्स, लिगेंड के कुछ नंबर्स होते हैं। लिगेंड हमारे कितने, यानी ये कितना बॉन्ड बना रहा है, जो Cn है वो मेटल के साथ कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ अभी देखा जाए तो ये 6 है तो 6 बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि लिगेंड भी देखिए कई टाइप की होती है, ये मत देखिएगा कि 6 है तो जरूरी नहीं कि 6 बॉन्ड ही बनाए। तो इस कंडीशन में यहाँ पे तो ये 6 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो अगर ये 6 बॉन्ड बना रहा है तो ये क्या दिखा रहा है, इसके कोऑर्डिनेशन नंबर को, कोऑर्डिनेशन नंबर को, कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज होता रहता है, ठीक है। इसे देख के हम लोग नहीं बताएंगे कोऑर्डिनेशन नंबर इस 6 को, वो बॉन्ड देख के मैंने लिखा है, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर है। उसके बाद ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स में क्या हो सकता है, कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, और Fe का कुछ ना कुछ ऑक्सीडेशन नंबर होगा, क्योंकि इसके साथ कंबाइंड हुआ, इस पे क्या होगा, कोई चार्ज होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ Fe पे 2 चार्ज है, ठीक है, सेकेंड है, तो जो सेकेंड इसके चार्ज कैसे लिखते हैं हम लोग, रोमन में लिखते हैं। तो ये क्या दिखाता है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इतने सारी चीजें हमारे पास होंगी। अब इन सभी चीजों को क्या करेंगे हम लोग, अलग अलग सेपरेट पढ़ेंगे कि सेंट्रल एटम क्या होता है, लिगेंड क्या होता है, लिगेंड कितने टाइप्स के फॉर्म होंगे, फिर उसके बाद कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर है क्या, ठीक है, काउंटर आयन क्या है,
और ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे इसको हम लोग निकालेंगे, तो इन सब चीज़ों को डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी हमारा इंट्रोडक्शन में केवल इतना ही, और बात करेंगे हम लोग बाकी टर्म की, ठीक है, इसके लास्ट वीडियो में। तो देखिए वही चीज़ हमारा क्या है, ये भी दिया हुआ है एग्जाम्पल। तो ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में क्या था, एक इंट्रोडक्शन वीडियो था। अब हम लोग क्या करेंगे, इनमें जो भी टर्म मैंने लिखा है उन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लिगेंड्स यहाँ पे है और कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना। तो कुछ चीज़ें हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे देखिए सेंट्रल एटम क्या होता है, तो वो सब उतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर ये पूछता नहीं है, ठीक है। तो मैंने जो लिखा था वो तो है ही, उसके अलावा कुछ और भी हमारे क्या होंगे, छोटे छोटे टर्म्स होंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। हो सकता है लिगेंड क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिगेंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर और आ जाएं, तो उसे क्या बोलेंगे, सेम टाइप के होंगे तो उसे क्या बोलेंगे। तो सभी चीज़ों को हम लोग आगे देखेंगे। तो ये वीडियो हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो था और ये मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अब आगे हम लोग बाकी चीज़ों को समझेंगे, तो पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू।